20 लाख लोगों ने वही किताब पढ़ी और एक आदमी से नफरत करने का फैसला किया। उसका नाम अनातोली बुकरीव था, जो उस समय जीवित सबसे श्रेष्ठ उच्च ऊंचाई पर्वतारोही थे। और उस किताब में लिखा था कि वह एक कायर था जिसने एवरेस्ट की सबसे जानलेवा रात में अपने क्लाइंट्स को छोड़ दिया था। उस किताब की 2 मिलियन प्रतियां बिकीं, उसे बड़े पुरस्कार मिले और लेखक वहीं मौजूद था। बस एक समस्या है। एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। 10 मई 1996 को दोपहर करीब 1:07 ये 38 वर्षीय कजाक पर्वतारोही, जिसका नाम अनातोली बुकरीव था, पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा। उसने बर्फ में अपनी आइसेक्स गाड़ दी और जो देख रहा था वह डर के मारे वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो एवरेस्ट की चोटी के सकरे बर्फीले कगार पर था, जहां से वो विशाल पहाड़ों को टूथपिकों की तरह बादलों से बाहर निकलते देख सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बहुत नीचे शिखर की ओर जाती हुई कगार पर वो दर्जनों पर्वतारोहियों को अब भी चढ़ाई करते हुए देख सकता था। दर्जनों लोग। लेकिन दोपहर का 1 बज चुका था। अनातोली खुद असामान्य पर्वतारोही थे, लेकिन जानते थे कि एवरेस्ट पर एक नियम है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप दोपहर 2 बजे तक शिखर पर नहीं पहुंचते तो आपको वापस नीचे उतर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर कोई टिकट मास्टर है जो 2 बजे के बाद दुकान बंद करता है। ये तो बस आम समझ की बात है। हिमालय में सूरज लगभग शाम 6 बजे डूब जाता है और एक बार सूरज डूबने के बाद बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। उस समय के बाद शिखर पहुंचने पर सूर्यास्त से पहले सुरक्षित रूप से कैंप वापस न पहुंच पाने की बहुत अधिक संभावना होती है। और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर अंधेरे में फंस जाना ऐसा नतीजा नहीं है जो कोई भी खास तौर पर चाहेगा। लेकिन अनातोली जिन पर्वतारोहियों को देख रहे थे, वे दोपहर 1 बजे के बाद भी शिखर के पास नहीं पहुंचे थे। इस रफ्तार से अगर वे 4 बजे तक पहुंचे तो खुद को भाग्यशाली माने। तो वे अभी भी क्यों चढ़ रहे थे? आखिर वे सोच क्या रहे थे? उसे इसकी चिंता करने के पैसे नहीं मिलते थे। अनातोली को माउंटेन मैडनेस के स्कॉट फिशर ने क्लाइंबिंग गाइड के तौर पर रखा था, जो अभियान के आयोजकों में थे। उसका काम उस अभियान के पर्वतारोहियों को सुरक्षित चोटी तक पहुंचाने में मदद करना था। और अगले 90 मिनट तक उसने ठीक यही किया। वह नीचे जाता, 1 या 2 पर्वतारोहियों को देखता जो खुद को ऊपर चढ़ाने में गंभीर रूप से संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ रस्सी से जुड़ जाता और मूल रूप से उन्हें बाकी रास्ता चोटी तक खींच ले जाता। उसने वहां उनकी तस्वीरें लेने में मदद की। आखिर कौन नहीं चाहता कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर अपनी तस्वीर खिंचवाए। यह सब अनातोली का काफी सामान्य गाइड का काम था। लेकिन दोपहर 2:30 बजे 10 मई 1996 को उसने वो करने का फैसला किया जिसे बाद में एवरेस्ट के इतिहास में किसी पर्वतारोहण गाइड द्वारा की गई सबसे लापरवाह चीजों में से एक माना गया। वह चोटी से मुड़ गया और वापस नीचे उतरने लगा। इसका कोई मतलब नहीं था। यह एवरेस्ट पर हर बड़ा पश्चिमी व्यावसायिक अभियान ने यही सिद्धांत अपनाया कि गाइड अपने ग्राहकों के साथ ऊपर नीचे पूरे रास्ते रहते हैं। लोग वहां ऊपर जाने के लिए बड़ी रकम इसलिए देते हैं ताकि कोई अनुभवी व्यक्ति हमेशा साथ रहे, और मार्गदर्शक यह जानते हैं। लेकिन अनातोली बस वहां रुकना नहीं चाहते थे। बिना किसी को बताए उन्होंने बर्फ और पत्थर की इस बेहद संकरी धार से नीचे उतरना शुरू कर दिया जो एवरेस्ट की चोटी थी। इस रिज के कुछ हिस्सों में रास्ता केवल पैरों जितना चौड़ा है। अगर आप फिसल कर बाईं या दाईं ओर गिरते हैं तो आप हजारों फीट नीचे गिर सकते हैं। इस रिज के ठीक बीचों बीच बर्फ में एक पतली सी रस्सी बंधी होती है। पर्वतारोही चढ़ाई के दौरान गिरने से बचने के लिए हार्नेस को रस्सी से जोड़ते हैं, और आमतौर पर ये एक ही रस्सी एक तरफा सड़क की तरह काम करती है, क्योंकि सभी लोग धीरे धीरे थकाऊ भीड़ में ऊपर चढ़ते हैं और फिर कई घंटे बाद वही भीड़ नीचे उतरती है। लेकिन अनातोली उस दिन भीड़ के विपरीत जा रहे थे, जैसे कोई बेकाबू ड्राइवर मरते हुए लोगों के ट्रैफिक जाम के बीच गलत दिशा में तेज गाड़ी चला रहा हो। हर बार अनातोली नीचे उतरते समय किसी क्लाइंट से ऊपर चढ़ते हुए मिलते तो उन्हें खुद को सेफ्टी रस्सी से अलग कर
क्लाइंट के चारों ओर से निकलना और फिर रस्सी में क्लिप करना पड़ता। बार बार ऐसा करने में बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत लगती थी। वही मेहनत जिसे वे सच कहें तो अपनी टीम को चोटी तक पहुंचाने में लगा सकते थे। मुझे नहीं पता आपके बारे में, लेकिन अगर मैं वह पर्वतारोही होता जिसे वह पार कर रहे थे तो मैं गुस्से में होता। मैं यह घुटन महसूस कर रहा हूं, अपनी पीठ पर यह अजीब भारी धातु का ऑक्सीजन सिलेंडर उठाए हुए, जबकि हर एक इंच बर्फ के लिए संघर्ष कर रहा हूं। ऊपर देखकर देखना कि जो इसी आखिरी हिस्से में मेरा हौसला बढ़ाने वाला था, वो फ्रेड अस्टेयर की तरह सीढ़ियों पर चलता पहाड़ से फिसलता आ रहा है। मुझे लगता है जिस आदमी को मैंने अपनी हिफाजत के लिए मोटी रकम दी थी, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अनाटोली को लोग क्या सोचेंगे, इसकी कोई परवाह नहीं थी। और क्योंकि वो अकेले थे और किसी की मदद नहीं कर रहे थे, वो बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे इतने तेज थे कि 10 मई शाम 5 बजे तक सुरक्षित कैंप 4 लौट आए। वैसे एवरेस्ट पर कैंप 4 असल में वैसा कैंप भी नहीं है जैसा आप या मैं सोच सकते हैं। ये मूल रूप से बस एक समतल बंजर जगह है जो दो पहाड़ों की चोटियों के बीच में है। लेकिन वहां टेंट लगे हुए थे। 26,000 फीट पर इतना ही काफी है। जैसे ही अनातोली कैंप 4 पहुंचे, उन्होंने अपना टेंट खोला, अंदर घुस गए ताकि आखिरकार तेज ठंडी हवा से बच सकें और तुरंत आराम करने लगे। उन्होंने अपना छोटा कैंपिंग स्टोव जलाया और गर्म चाय बनाने के लिए बर्फ के टुकड़े पिघलाने लगे। देखने वालों को लगा, अनातोली को लगा, उनका काम पूरा हो गया। अब उन्हें बस आराम से बैठे रहना था, खुद को गर्म रखना था और बाकी अभियान दल के सदस्यों के किसी तरह पहाड़ से नीचे उतरकर कैंप तक पहुंचने का इंतजार करना था। लेकिन जब अनाटोली अपने टेंट की अपेक्षाकृत शांति में बैठे थे, अपनी छोटी सी स्टोव की आवाज सुन रहे थे, तभी बाहर का आसमान बदलने लगा। 5:30 बजे कुछ देर बाद जब उन्होंने बाहर देखा, हवा ने नायलॉन दीवारों को जोर से पीटना शुरू किया। बर्फ के झोंके तेजी से गिरने लगे थे और आसमान बहुत जल्दी एक अजीब नीलापन लिए धूसर रंग में बदल रहा था। उनके चेहरे से खून पूरी तरह उतर गया होगा। उन्हें पता था इसका क्या मतलब है। जिन पर्वतारोहियों को उन्होंने उस वक्त ऊपर छोड़ा था, उनके साथ सबसे बुरा पहले ही हो रहा था। वो पल देखकर लगता था कि पहाड़ उसे जल्दी उतरने की सजा दे रहा था। लेकिन सच तो ये है कि ये तूफान तो बस चिंगारी का काम कर रहा था, एक और भी गहरी विवाद की शुरुआत के लिए, जो इस पूरे पर्वतारोहण सीजन पर हमेशा के लिए दाग लगा देगा। ये सब कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। 1996 के वसंत तक एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का तरीका बदल चुका था। ये ऑपरेशन अब पूरी तरह व्यावसायिक हो गया था। $65,000 देकर कोई भी पहाड़ चढ़ सकता था। इसका मतलब था कि उस सीजन के क्लाइंट्स सभी अनुभवी पर्वतारोही नहीं थे। वे अमीर पेशेवर, उच्च समाज के लोग, डॉक्टर और पत्रकार थे, और वे प्रीमियम व्यक्तिगत देखभाल की उम्मीद कर रहे थे। वे आशा कर रहे थे कि सब ठीक रहेगा। लेकिन 1996 वो सीजन था जब सब कुछ गड़बड़ हो गया था। लगातार तूफानों ने हफ्तों चोटी को झकझोरा। तो जब 10 मई को साफ मौसम की एक दुर्लभ छोटी सी खिड़की खुली, तो लगभग हर अभियान चलाने वाली कंपनी ने उसी दिन शिखर तक पहुंचने की कोशिश की। इससे पहाड़ के सबसे खतरनाक हिस्से पर एक विशाल, बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ ट्रैफिक जाम लग गया। ये थके पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे, लेकिन 2 बजे की समय सीमा काफी पीछे छूट चुकी थी। वापसी का समय गुजर चुका था और उनका ऑक्सीजन खतरनाक रूप से कम था। लेकिन उन्हें लगता था कि वे सुरक्षित थे। अगला बड़ा तूफान कल तक आने की उम्मीद नहीं थी। खैर, एवरेस्ट को वो सूचना नहीं मिली। शाम 6 बजे तक आसमान पूरी तरह काला हो गया। एक अचानक आई बर्फीली आंधी ने दर्जनों असुरक्षित पर्वतारोहियों को अपनी चपेट में ले लिया, जो अभी भी नीचे उतर रहे थे। तूफानी हवाएं 70 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से रिज पर चलीं, जिससे विंड चिल गिरकर शरीर को जमा देने वाले -100 डिग्री तक पहुंच गया। सबसे बड़ा खतरा ठंड नहीं, बल्कि बर्फ थी। ठोस बर्फ के क्रिस्टल भयानक रफ्तार से क्षैतिज दिशा में उड़ाए जा रहे थे। कल्पना करें कि आप हाईवे पर दौड़ती कार की खिड़की से सिर बाहर निकालते हैं और कोई आपकी आंखों में रेत फेंकता है। चढ़ाई करते समय लोगों को सांस के लिए चेहरा हवा से दूसरी ओर करना पड़ रहा था।
और जब आप ऐसा पूरी तरह से सफेद धुंध में करते हैं तो दिशा का सारा एहसास खो जाता है। बाएं, दाएं, आगे, पीछे सब कुछ बस एक सफेद दीवार सा दिखने लगता है। और इससे पहले कि पर्वतारोही खुद को संभाल पाते, एक बर्फीला तूफान दर्जनों असुरक्षित पर्वतारोहियों पर आ गिरा, जो अभी भी पहाड़ की ऊपरी ढलानों से नीचे आ रहे थे। 70 मील प्रति घंटा। ये उतनी ही तेज है जितनी कार हाईवे पर दौड़ती है, और यह उनकी थकी देहों पर प्रहार कर रही थी। विंड चिल 0 से लगभग 100 डिग्री नीचे पहुंच गई। इतनी ठंड कि 1 मिनट से भी कम समय में खुली त्वचा को फ्रॉस्ट बाइट हो सकता था। सबसे बड़ी समस्या ठंड नहीं बल्कि बर्फ थी, जिसे तूफानी हवा उड़ा रही थी। ठोस बर्फ के कण बहुत तेज रफ्तार से क्षैतिज दिशा में सीधे उनके चेहरों पर आकर लग रहे थे। उस तूफान का सामना कर रहे पर्वतारोही अपनी आंखें खुली नहीं रख पा रहे थे। वो बस ऐसा नहीं कर सकते थे। कल्पना करें कि आप हाईवे पर दौड़ती उस कार की खिड़की से सिर बाहर निकाल रहे हैं और किसी ने आंखों में रेत फेंक दी। उन्हें सांस और आंखों की सुरक्षा के लिए हवा से चेहरा मोड़ना पड़ता था। एकमात्र समस्या ये थी कि अब उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि बायां दायां, आगे या पीछे क्या है, क्योंकि चारों तरफ सब कुछ बस सफेद ही दिख रहा था। यह सबसे बुरी स्थिति है जिसमें कोई भी पर्वतारोही फंस सकता है। 10 मई 1996 को अनातोली के अभियान के कुछ गाइड्स और कई ग्राहक खुद को ठीक उसी डरावने हालात में पाए। वे धीरे धीरे रिज से नीचे उतर रहे थे, तभी तूफान ने उन्हें पूरी तरह से अप्रस्तुत अवस्था में आ घेरा। यह विडंबना है, क्योंकि वे वास्तव में कैंप 4 की सुरक्षा से सिर्फ कुछ 100 फीट दूर थे, लेकिन उस बर्फीली सफेदी में वह जगह मानो किसी और पहाड़ पर थी। घंटों तक उस तेज बर्फबारी में वे बस अंधेरे में भटकते रहे, ये उम्मीद करते हुए कि किसी तरह कैंप 4 के टेंट से टकरा जाएंगे, जबकि वे अपनी ही आंखों के सामने 2 फीट दूर भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन आखिरकार उस समूह को मजबूरन वहीं रुकना पड़ा, क्योंकि उड़ती बर्फ में झांकते हुए उन्हें पता चला कि वे कांगशुंग फेस के किनारे तक पहुंच गए हैं। वो उस जगह से हजारों फीट दूर थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, और पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए थे। अगर उन्होंने एक कदम भी गलत दिशा में बढ़ाया होता तो वे सीधे पहाड़ से नीचे गिर जाते। वे पूरी तरह से फंस चुके थे। वे आगे नहीं जा सकते थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि पीछे कौन सी दिशा है। और याद रखिए, हवाएं अब भी जोरों से चल रही थीं। तो उन्होंने वही एक काम किया जो वे कर सकते थे। वे बर्फ पर ढह गए और आपस में सटकर एक घेरा बना लिया। वे सचमुच एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और जो भी थोड़ी बहुत शरीर की गर्मी बची थी उसे बांटने की कोशिश करने लगे। ईमानदारी से कहूं तो यह किसी भी इंसान के लिए सबसे कष्टदायक और डरावनी स्थिति है जिसे सहना पड़ सकता है, खासकर जब आपने दसियों हजार डॉलर खर्च किए हों कि विशेषज्ञ गाइड मौजूद रहें ताकि ऐसी स्थिति न हो। जैसे जैसे अंधेरे में घंटे बीतते गए, उनकी ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई थी और ठंड के कारण उनके शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उनमें से कुछ को यह एहसास होने लगा कि शायद यही उनकी आखिरी घड़ी है। अब वे वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। और उसी तूफान और उड़ती बर्फ के बीच, जैसे अर्नोल्ड टर्मिनेटर 2 में मलबे से निकलता है, अनातोली वहां आ गए। उन्होंने खुद 3 क्लाइंट्स को उस उलझे हुए झुंड से लगभग 1000 फीट तक घसीटते हुए सीधे कैंप 4 तक पहुंचाया। और उन्होंने ये 3 बार किया। 3 बार एक भयंकर तूफान में, बिल्कुल अकेले, बिना ऑक्सीजन के। अगली सुबह जब आखिरकार सूरज निकला, तब तक अनातोली ने अकेले ही 3 लोगों की जान बचा ली थी। ये आज भी पर्वतारोहण के इतिहास में सबसे महान व्यक्तिगत बचाव प्रयासों में से एक माना जाता है। लेकिन उस एक तूफान की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। जब बचे लोग लड़खड़ाते हुए सभ्यता लौटे, वे आधे जमे थे, कुछ की उंगलियां या नात नहीं थीं, और एक ने पूरा हाथ खो दिया था। दुनिया सिर्फ एक बात जानना चाहती थी, इसकी गलती किसकी थी? इस आदमी को लगा कि उसके पास जवाब है। उसका नाम जॉन क्रैकाउर था, और सच में वो इस सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल सही आदमी लगता था। पहली बात, जॉन आउटसाइड मैगजीन के लिए सम्मानित पत्रकार थे।
वह आदमी सचमुच इस बात की ट्रेनिंग ले चुका था कि जटिल आपदाओं की जांच कैसे करनी है और उन्हें कैसे समझना है। दूसरी बात, जॉन वास्तव में इसी तूफान के दौरान एवरेस्ट पर एक पैसे देकर आए क्लाइंट के रूप में मौजूद थे। तो उसने वो खौफनाक मंजर खुद झेला था। उसने लोगों को मरते हुए देखा। वो खुद भी लगभग मर ही गया था। घर लौटकर कहानी लिखते समय जॉन ने उस दिन लिए गए कुछ खास फैसलों और कुछ लोगों पर उंगली उठाई जिन्हें उसने जिम्मेदारी निभाने में नाकाम पाया, और जिन लोगों को उसने दोषी ठहराया उनमें से एक था, जैसा कि आप सोच सकते हैं, अनातोली। जॉन ने वही कहा जो सब इस कहानी को देखकर सोचेंगे। हाँ बिल्कुल, अनातोली ने अपनी जान जोखिम में डालकर 3 लोगों की जान बचाई। इसे नकारा नहीं जा सकता। पर वे पहले एक साथ सिमटकर फंसे क्यों थे? क्या ये आंशिक रूप से इसलिए नहीं था क्योंकि उनके गाइड, वही व्यक्ति जिसे उन्हें सुरक्षित वापस ले जाना चाहिए था, ने सिर्फ इसलिए कि देर हो गई थी उन्हें पर्वत धार पर छोड़ दिया था? बात यहीं नहीं रुकी। अनातोली ने इस चढ़ाई के लिए पूरक ऑक्सीजन के बिना चढ़ने का फैसला किया। यह उनकी चौथी बार थी जब वे बिना ऑक्सीजन के वहां चढ़े थे। यह एक सामान्य पर्वतारोही के लिए एक जबरदस्त उपलब्धि है, लेकिन अनातोली की इस अभियान में अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से भी बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके कार्यों के लिए वह अतिरिक्त ताकत की जरूरत थी, वह अतिरिक्त ताकत जो केवल पूरक ऑक्सीजन ही पर्वतारोहियों को उन ऊंचाइयों पर देती है। देखिए, जब लोगों की जान बचाने के लिए $25,000 मिलते हैं तो बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ना चुनना, जबकि इससे निश्चित रूप से वह और स्पष्ट सोच सकता था और अधिक ग्राहकों की मदद कर सकता था। यह बस जॉन के अनुसार एक घमंडी और कायराना गलती थी। यह चौंकाने वाली बात है कि यह दलील इतनी जल्दी फैल गई। जॉन का लेख इतना लोकप्रिय और भावुक था कि उन्होंने जल्द ही अपने अनुभव को एक किताब में बदल दिया जो अगले साल प्रकाशित हुई। इसका नाम इनटू थिन एयर था और ये अब भी सबसे लोकप्रिय साहसिक किताबों में से एक है। इसके लाखों प्रतियां बिकीं। इसे दर्जनों भाषाओं में अनुवादित किया गया। ये तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने के करीब भी पहुंच गया था, और मुझे ईमानदारी से कहना है, मैं इसकी वजह समझ सकता हूं। मेरा मतलब है, इसकी लेखनी वाकई शानदार है। और भले ही जॉन का मतलब ऐसा नहीं रहा हो, लेकिन उस किताब में एनातोली बुकरीव एक शानदार लेकिन स्वार्थी डरपोक गाइड के रूप में दिखाए गए, जो अपने ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा और सिर्फ अपनी गलती सुधारने के लिए हीरो बनने के लिए मजबूर हुआ। लेकिन बेस्ट सेलर, नामांकनों और सालों तक कक्षाओं व पुस्तक क्लबों में जॉन क्रकाउर के संस्करण को सच मानने की परतों के नीचे एक टाइमलाइन है, एक असली मिनट दर मिनट रिकॉर्ड है कि उस रात अनातोली बुकरीव ने क्या किया था। और जब आप इसे आरोप के बगल में रखकर देखते हैं तो कुछ अजीब होता है। डरपोक गायब हो जाता है और जो पीछे बचता है वो उस पहाड़ पर एकमात्र आदमी जैसा दिखता है जिसने वही किया जो उसने कहा था। तो चलिए वापस चलते हैं, किताब में नहीं, उसी पहाड़ पर, जब किसी को नहीं पता था कि तूफान आने वाला है। अब दोपहर के 2:30 बजे हैं। आप 29,000 फीट की ऊंचाई पर उस तरह सी पतली धार पर खड़े हैं और थके हुए पर्वतारोहियों की इस विशाल डरावनी भीड़ को देख रहे हैं। शरीर में गर्मी बनाए रखने के लिए लगातार चलना जरूरी है। अतिरिक्त ऑक्सीजन के बिना लकवा देने वाली ठंड से बचने का एकमात्र बचाव है तेजी। आप सोवियत पर्वतारोहियों की उस परंपरा से हैं जिसमें पर्वत गाइड्स को मददगार नहीं माना जाता था। आपको सिखाया गया था कि हर पर्वतारोही को आत्मनिर्भर होना चाहिए और गाइड का असली काम है सबसे आगे रहकर रास्ता बनाना, रस्सियां लगाना और जब सब कुछ गलत हो जाए तो अंतिम सुरक्षा कवच बनना। 1991 तक वो पूरा सिस्टम जिसमें राज्य की फंडिंग और वो तनख्वाह थी जिससे आप काम करने की बजाय पर्वतारोहण कर सकते थे, उस देश के साथ ही ढह गया जिसने उसे बनाया था। लेकिन फिर भी आपने पर्वतारोहण जारी रखा क्योंकि तब तक यह कोई करियर नहीं रह गया था। यह वही एक चीज थी जो आप सच में अपनी जिंदगी में करना चाहते थे। ऐसे कई महीने थे जब आप खाना भी खरीदने की हालत में नहीं थे। आपने दूसरों का सामान उधार लिया क्योंकि आप अपना खुद का सामान खरीद नहीं सकते थे। और फिर भी 10 अलग अलग बार आप पृथ्वी की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से किसी एक की चोटी पर बिना बोतलबंद ऑक्सीजन के एक भी सांस लिए खड़े हुए। तो जब आपने इस सीजन में स्कॉट फिशर के लिए गाइड बनने का फैसला किया तो आपने कभी दिखावा नहीं किया कि आप कुछ और हैं। आपने उसे साफ साफ बता दिया आप अपने दम पर चढ़ते हैं या फिर बिल्कुल नहीं करते।
स्कॉट जानते थे कि किस तरह के पर्वतारोही को रख रहे हैं और सहमत थे कि अगर समूह पीछे रह जाए या ऊपर हालात मुश्किल हों तो आप जल्दी नीचे उतरेंगे, ऑक्सीजन और सामान लेकर तैयार रहेंगे। जरूरत पड़ी तो बचाव के लिए ऊपर भी आएंगे। दोपहर 2:30 बजे जब ट्रैफिक जाम धीरे धीरे चोटी की ओर बढ़ रहा था और आप जानते थे कि उनमें से कुछ कभी उस चोटी तक नहीं पहुंचेंगे, तब आपने फैसला किया। आप मुड़ते हैं और अकेले तेजी से नीचे उतरना शुरू करते हैं, जैसा आपने स्कॉट से कहा था। आप पूरी तरह से बुक्ड रीफ पर हैं और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपका यह फैसला कितना विवादास्पद साबित होने वाला है। आप बस जानते हैं कि शाम 5:30 बजे तक आपके टेंट के बाहर आसमान ने इतनी जल्दी वो रंग ले लिया है जो उसे नहीं लेना चाहिए था, और आपके मन में कहीं से आ रहा है कि चाय बाद में भी पी जा सकती है। आप हवा तेज होने से पहले ही टेंट से बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर टांग कर, ताकि जरूरतमंद को तुरंत दे सकें। आप 30 फीट भी नहीं चलते कि सफेद धुंध सब छुपा लेती है। ना तो आपके चेहरे के सामने हाथ दिखते हैं, न रस्सी, न कगार, ना ही कोई क्षितिज जिससे रास्ता तय कर सकें। अब आगे बढ़ना बहादुरी नहीं, बल्कि इस पहाड़ का एक और शिकार बनने का सबसे तेज तरीका है। तो आप हवा से जूझते हुए वापस लौटते हैं, अपनी जैकेट उतारने की कोशिश करते हैं और फिर से टेंट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। आप घंटों दर्द में इंतजार करते हैं, जानते हैं ऊपर लोग फंसे हैं, लेकिन मदद नहीं कर सकते। आप जैसे इंसान के लिए शायद रात का सबसे मुश्किल हिस्सा यही है। शाम के 7 और 8 बजते और बीत जाते हैं। फिर ठीक 9 बजे के बाद कुछ आकृतियां तूफान से लड़खड़ाते हुए बाहर आती हैं, आधी जमी हुई, मुश्किल से खड़ी, लेकिन बात कर रही होती हैं। वे घबराकर बताते हैं कि बाकी समूह बाहर एक खड़ी चट्टान के किनारे फंसा है और उनके पास हर चीज खत्म होती जा रही है। आप टेंट में जाकर किसी को ढूंढते हैं जो तूफान में लौटने को तैयार हो। कोई भी तैयार नहीं है। आप और ऑक्सीजन लेकर अकेले निकल जाते हैं। इस बार आपके पास दिशा का थोड़ा अंदाजा है और आप दिन में कुछ घंटे पहले पार किए गए रास्ते की अपनी याद पर भरोसा करते हैं। आप उन्हें ढूंढ लेते हैं और फिर 3 लोगों को तूफान में एक एक कर बाहर निकालते हैं, जबकि तूफान लगातार चलता रहता है। सुबह होते होते जब आसमान सलेटी पड़ने लगता है, तब तक आप 3 बार अपनी पूरी ताकत झोंक चुके होते हैं। आपको वहीं रुक जाना चाहिए। अगर आप रुकते तो सब समझ जाते, लेकिन आप नहीं रुके, क्योंकि कहीं ऊपर अभी भी उसी पहाड़ पर स्कॉट है, वही आदमी जिसने आपको काम पर रखा था। शिविर में खबर पहुंचती है कि वो कभी भी रिज से नीचे नहीं आ पाया। वो अभी भी दक्षिणी शिखर के पास ऊपर है और कोई भी उसके पास नहीं पहुंच पाया है। अगली सुबह उन्हीं पैरों से जो पिछली रात 3 अजनबियों को पहाड़ से नीचे लाए थे, आप फिर ऊपर चढ़ते हैं। आप उसे लगभग वहीं पाते हैं जहां रिपोर्ट्स में बताया गया था कि वह होगा, और जैसे ही आप उसे देखते हैं, आप पहले ही जान जाते हैं। उसके हाथ शीतदंश से नष्ट हो चुके हैं। उसकी उंगलियां कुछ भी न पकड़ते हुए सख्त होकर मुड़ गई हैं। उसका चेहरा आसमान की ओर है, आंखें आधी खुली हैं, उन पर बर्फ की परत जम गई है जो कभी थमी नहीं। तुम फिर भी उसके पास झुककर बैठते हो और उसका नाम पुकारते हो, जबकि जानते हो कि जवाब नहीं मिलेगा। 15 साल की चढ़ाई ने तुम्हें बता दिया है कि इस ढलान पर लाश कैसी दिखती है। स्कॉट फिशर, वो आदमी जिसने तुम्हें रोजी रोटी कमाने का मौका दिया था, जबकि तुम दुनिया की अपनी सबसे पसंदीदा चीज कर रहे थे, अब चला गया है। और तुम उसे घर भी नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हारे पास उसे अकेले नीचे लाने की ताकत नहीं है। दिन के अंत तक तुमने बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट चढ़ा, तूफान में 3 अजनबियों को बचाया, और जिसने तुम्हें नौकरी दी थी उसे बिना बोले अलविदा कहा। इसके बावजूद एक सोमवार सुबह तुम एक ऐसे आदमी का लेख पढ़ते हो जो उस वक्त अपने टेंट में सो रहा था, जबकि तुम अब भी उस तूफान में बाहर थे। उसमें लिखा होता है कि तुमने अपने पर्वतारोहियों को छोड़ दिया और तुम्हें कायर कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से मेरी तो अक्ल ही ठिकाने नहीं रहती। मैं चिल्लाना चाहता, एक एक घंटे का हिसाब गिनाना चाहता जो मैंने उस तूफान में बाहर बिताया, जब वो सो रहा था, ताकि सब जाने जब मैं चल रहा था वो कहां था। लेकिन अनातोली ने ऐसा नहीं किया। उसने प्रेस में चिल्ला चिल्लाकर बहस शुरू नहीं की। उसने बस सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। सबसे पहले
उसने जॉन के बेहद लोकप्रिय लेख के जवाब में एक पत्र लिखा ताकि अपनी तरफ की कहानी समझा सके। उसने उस दिन की घटनाओं का क्रम और जल्दी नीचे जाने की अपनी रणनीतिक वजह बताई। उसने दुनिया से लगभग गुहार लगाई कि वे बस उस रात असल में कौन बचा और वे क्यों बचे, इन ठोस तथ्यों को देखें। उसने पत्र का अंत ऐसी पंक्ति से किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। मैं उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उस प्रयास को प्रोत्साहित करता हूं। कुछ लोग इसे महान कहेंगे, लेकिन दुनिया ने पहले ही उसे खलनायक के रूप में चुन लिया था। हर महीने एक कहानी होती है जो यूट्यूब पर नहीं आती। अगर चाहें तो पेट्रियन पर देखें, लिंक नीचे है। तो हम कहाँ थे? जॉन क्रकाउर एक माहिर काव्यात्मक लेखक थे जिनके पीछे पश्चिमी प्रकाशन जगत का एक विशाल तंत्र था। एनातोली एक संयमी, स्पष्टवादी कज़ाक पर्वतारोही थे जिनकी पहली भाषा अंग्रेजी भी नहीं थी। आप जानते हैं, इस हादसे की सबसे अजीब बात यह है कि जॉन और एनातोली कई बातों पर सहमत थे, भले ही उन्हें पता न हो। दोनों ने माना कि रस्सियां उस दिन पहले ही लग जानी चाहिए थीं। दोनों इस बात पर भी सहमत थे कि एक साथ उस पहाड़ पर बहुत ज्यादा अनुभवहीन पर्वतारोही थे। वे दोनों सहमत थे कि एवरेस्ट का व्यावसायिक कारोबार अपनी सीमाएं पार कर चुकी है और ऐसे लोगों को महंगे सपने बेच रही है जिन्हें सच में वहां जाने का हक नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म हो गई। जिंदगियां चली गईं। दोनों पक्षों को यकीन था कि उनके विरोधी गलत हैं। यह तय था कि यह एक बेहद निजी और बहुत भद्दे झगड़े में बदल जाएगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। बाद में 1997 में अनातोली ने एक लेखक वेस्टर्न डेवॉल्ट के साथ मिलकर अपनी खुद की किताब द क्लाइंब प्रकाशित की, खास तौर पर जॉन के दावों को एक एक करके खंडित करने के लिए। इसके बाद जॉन और एनातोली ने आउटसाइड मैगजीन में संपादक के नाम तीखे, बेहद तकनीकी पत्रों का सार्वजनिक आदान प्रदान शुरू किया। ये इतना बढ़ गया कि जॉन ने इनटू थिन एयर के बाद के संस्करणों में एनातोली की किताब के खिलाफ पोस्टस्क्रिप्ट्स अपडेट की। एनातोली के पक्ष ने पलटवार करते हुए जॉन को शौकिया ग्राहक बताया, जो ऐसी स्थिति में बिना विशेषज्ञता या क्षमता के दूर बैठकर कोच की तरह हिदायतें देने की कोशिश कर रहा था। इस असहमति ने पर्वतारोहण जगत को दो हिस्सों में बांट दिया। लाखों आम पाठक जॉन की किताब को धर्म ग्रंथ मानते थे, वहीं शीर्ष स्तर के पर्वतारोही समझते थे कि उस दिन एनातोली ने ये फैसले क्यों लिए। उन्हें ऐसे निर्णायक की जरूरत थी जो पर्वतारोहण और मीडिया जानता हो। वो व्यक्ति गैलन रोवेल थे। अगर आप ये नाम नहीं जानते तो जान लीजिए, गैलन सबसे सम्मानित जीवित पर्वतारोहियों और फोटोग्राफरों में से एक थे। उन्होंने 30 साल तक ठीक इसी तरह के फैसलों को ठीक इसी तरह की ऊंचाई पर दबाव में रहते हुए दर्ज किया था। जब गैलन रोवेल किसी पहाड़ के बारे में कुछ कहते थे तो जो लोग सचमुच पहाड़ चढ़ते थे वे सुनते थे। मई 1997 में इनटू थिन एयर किताब के रिलीज के लगभग एक महीने बाद गैलन रोवेल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए एक लेख लिखा। उसने गोलमोल बात नहीं की। उसने जॉन की कहानी को सीधे चुनौती दी और ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिससे बहस नामुमकिन थी। पूरे हादसे की समय रेखा। जब एनातोली वहां अकेले थे, जॉन अपनी टेंट में सो रहे थे। ये कोई अपमान नहीं है, खुद जॉन उस दिन लगभग मर ही गए थे। ऐसी हालत के बाद किसी आदमी को आराम करने के लिए कोई दोष नहीं देता। यह मानना मुश्किल है कि लापरवाह और बेपरवाह गाइड वाली बात उस समय रेखा से मेल खाती है जिसमें वो खुद बेहोश पड़ा है और जिस आदमी पर वो आरोप लगा रहा है वो अब भी वहां काम कर रहा है। गैलन इससे भी आगे गया था। उसने तर्क दिया कि एनातोली की सफलता महज किस्मत नहीं थी, बल्कि उसने उस पहाड़ पर मौजूद किसी भी और से बेहतर पूरी स्थिति को कई घंटे पहले ही भांप लिया था, उससे पहले कि वो सच में निर्णायक बनती। उसने समझ लिया था कि वहां ऊपर अब भी 5 और गाइड थे जो उतराई संभाल सकते थे। उसने यह पक्का किया था कि वह नीचे उतरे तो आराम किया हुआ, खाना खाया हुआ और तुरंत चलने के लिए तैयार हो, खास तौर पर अगर कुछ गलत हो जाए तो। उसके ठीक शब्द थे, एनातोली की वीरता कोई संयोग नहीं थी। और फिर जिन लोगों को एनातोली ने सच में उस तूफान से बाहर निकाला था, वे भी चुप रहना बंद कर दिए। सैंडी हिल पिटमैन उन 3 क्लाइंट्स में से एक थीं जिन्हें बुकरीव ने अपने हाथों से उस तूफान से बाहर निकाला था।
एक इंटरव्यू में उन्होंने उन 2 लोगों का जिक्र किया जिन्होंने उस रात उनकी जान बचाई थी, और उनमें से एक अनातोली थे। उनके लिए वो ऐसे इंसान थे जैसा होने का सिर्फ दिखावा फिल्मों के सुपर हीरो करते हैं, क्योंकि अगर उस रात उन्होंने कुछ भी अलग किया होता तो वो मानती थीं कि आज जिंदा नहीं होती और अपनी कहानी नहीं सुना पाती। शार्लोट फॉक्स, जो उन पर्वतारोहियों में से एक थीं जिन्हें बुकरीव ने उस शून्य दृश्यता वाली बर्फीली स्थिति से बाहर निकाला था, ने इसे और भी सरल शब्दों में कहा, अनातोली ने मेरी जान बचाई। दिसंबर 1997 तक पर्वतारोहण जगत ने पर्याप्त सबूत देख लिए थे। अमेरिकन अल्पाइन क्लब, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्था है, ने अनातोली बुकरीव को डेविड ए सोल्स मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। यह क्लब द्वारा बहादुरी के लिए दिया गया सबसे बड़ा सम्मान है। यह विशेष रूप से उन पर्वतारोहियों के लिए है जो पहाड़ पर किसी और की जान बचाने के लिए अपनी निजी कीमत पर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। 16 वर्षों में जब से यह पुरस्कार अस्तित्व में आया है, इसे केवल कुछ ही बार दिया गया है। जिस व्यक्ति को दुनिया ने लापरवाह और स्वार्थी के रूप में देखा था, वो अमेरिकी अल्पाइन क्लब के सामने खड़ा था और उसे उसी काम के लिए उसका सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा था जिसके लिए किताब ने उसकी निंदा की थी। वो जीत गया था। अपनी स्थिति में कोई व्यक्ति जितनी खुलकर और पूरी तरह जीत सकता था, उतनी वो जीत चुका था। बस एक समस्या थी। अमेरिकन अल्पाइन क्लब से सबसे बड़ा पुरस्कार मिलने के 3 हफ्ते बाद ही अनातोली नेपाल के अन्नपूर्णा पहाड़ पर लौट गए थे। यह धरती की सबसे ऊंची जगह तो नहीं, पर अपने तरीके से ज्यादा खतरनाक है। अनातोली ऐसी चीज आजमा रहे थे जो सच में लगभग असंभव लगती है। सर्दियों में अन्नपूर्णा की दक्षिणी ढलान से चढ़ाई। वो इतालवी पर्वतारोही सिमोने मोरो और कजाख कैमरामैन दिमित्री सोबोलेव के साथ इस पर्वत को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। 9 महीने पहले अनातोली ने सपना देखा था। वह हिमस्खलन में था और नहीं जानता था कि किस पर्वत पर है। जब उसके करीबी लोगों ने उसे सावधान रहने या योजनाएं बदलने को कहा, तो उसने कहा, अब मेरे लिए कोई और रास्ता चुनने में बहुत देर हो चुकी है। यह विद्रोही लगता है, लेकिन शायद उसे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। लगभग दोपहर 12 बजे 25 दिसंबर 1997 को तीनों आदमी एक संकरी हिमनाली में रस्सियां ठीक कर रहे थे। पहाड़ पर लगभग 19,000 फीट ऊपर थे जब अन्नपूर्णा की पश्चिमी दीवार से और ठीक उनके ऊपर से बिना किसी चेतावनी के बर्फ का एक विशाल टुकड़ा टूट गया। हिमस्खलन से वे पहाड़ से गिर गए। सिमोने मोरो किसी तरह बर्फ से निकल गए, पर उनके हाथों की त्वचा इतनी फट गई थी कि टेंडन तक दिख रहे थे। वो बच गए। अनातोली और दिमित्री इतने भाग्यशाली नहीं थे। हिमस्खलन ने उन्हें हजारों टन जमी हुई खिसकती मलबे के नीचे दफना दिया था। उस हिमस्खलन की अफरा तफरी में वे एक पल में ही गायब हो गए थे। और बस इसी तरह एवरेस्ट के इतिहास की सबसे भयानक रात के नायक, जिसे सबने कायर कहा था, वो चला गया था। अनातोली की त्रासदी एकदम अचानक हुई, क्योंकि उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अगर आप इसे आते देख लें तो क्या होगा? जब आपका एकमात्र नियम आपको चेतावनी देता है कि कभी इस पहाड़ को चुनौती मत देना, क्योंकि आप परिणाम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा करते हैं। क्या होता है ये जानने के लिए अगला वीडियो देखें।